नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेक टॉक्स को जब हम लोगों ने पहले सीजन्स में चलाया तो हम लोगों ने आपको इंट्रोड्यूस करवाए कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जो साइबर की दुनिया के अंदर बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। दुनिया भर से उनको हमने आपके सामने पेश किया। इस बार मुहिम कुछ इस तरह से थी कि हम लोग आपके सामने उन बिजनेसेस को पेश करें जो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन उनकी सक्सेस के पीछे टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है, ये उनसे हमारी पूछने की बहुत बड़ी मंशा इस बार हुई। और इस बार हम लोगों ने ऐसे ही कुछ बिजनेस हाउसेस को यहाँ आमंत्रित किया आपसे रूबरू होने के लिए, और प्लस हमें ये समझाने के लिए कि टेक्नोलॉजी के सेफ इस्तेमाल से आज उनकी बिजनेसेस को कितनी ऊंचाइयाँ मिल पाई हैं। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं, देर नहीं करते। लेकिन उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर नवीन धाम का और उनकी टीम का, जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत कुछ करती है। डॉक्टर नवीन धाम को पर्दे के सामने रहकर हम लोग काफ़ी कुछ करवा लेते हैं, उनसे कितनी अच्छी अच्छी सलाहें ले लेते हैं, लेकिन उनकी टीम की भी दाद देनी होगी, जो इस समय भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑडिट के अंदर बिजी है। सो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर नवीन धाम के स्वागत के बाद दोस्तों, समय है एक ऐसे प्लेटफॉर्म का यहाँ पर स्वागत करने का जिसने आपको एक ऐसा सेफ जगह दी अपने डेटा को पार्क करने के लिए कि हम ये गर्व से कह सकते हैं कि यदि आपका डेटा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्क्ड है, हाउस्ड है, तो डेफिनेटली वो इवन रैंसमवेयर से भी सेफ है। जी हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है क्लाउड एसेस का। और ये हम लोग इसीलिए भी कह सकते हैं बिकॉज वर्ल्ड ओवर से जो हमें रिव्यूज़ मिले हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो माइंड बॉगलिंग है। आपको भी जब देखने को मिलेंगे तो डेफिनेटली आप भी सराहेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले आज हम मिल लेते हैं, रूबरू हो जाते हैं उन टॉप के बिजनेस हाउसेस से जिनको आज हमने यहाँ आमंत्रित किया। सबसे पहले मिलते हैं सीए विकास गुप्ता जी से। नमस्कार विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। विकास जी फाउंडर हैं संपूर्ण ईवी के। ये क्या कंपनी है, क्या करती है? ईवी टेक्नोलॉजी से हम लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं, ये समझेंगे अभी हम थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे मिस्टर रवि तोमर का। नमस्कार सर। नमस्कार। रवि जी फाउंडर हैं सीआरएल डायग्नोस्टिक्स के। जी हाँ, ये एक पैथोलॉजी लैब है। सो दोस्तों, अब समय हो चला है इनसे कुछ अंदर की बातें जानने का, ये जानने का कि इन्होंने अपने बिजनेस को इस ऊंचाई तक आखिर पहुंचाया कैसे। सो विकास जी, सब शुरुआत आपसे करते हैं जी। एक बहुत चर्चित नाम है संपूर्ण ईवी। यूँ कहें कि आज अगर हम लोग किसी ईवी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेने की सोचते हैं, टू व्हीलर को लेने की सोचते हैं, तो संपूर्ण सबसे पहले हमारे को याद रहता है। तो सर, क्या सोच रही है? आप तो एक सीए हैं बाय प्रोफेशन, तो ये ईवी के अंदर आने का कैसे सोच बनाई? बाय चांस था, बट ईवी में आया तो मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है, तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। आजकल सीए वाला काम थोड़ा सा कम रहता है, ईवी का काम ज़्यादा करता हूँ। संपूर्ण अगर नाम की मैं बात करता हूँ तो हम पूरे इकोसिस्टम पे एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते थे। ईवी इंडस्ट्री के इकोसिस्टम पे 9 पिलर्स हैं। हम चाहते थे कि हम उन 9 के 9 पिलर्स के ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड करें, और उसके लिए संपूर्ण से बेटर कोई उपयुक्त नाम समझ नहीं आया, इसलिए हमने उसका नाम संपूर्ण रखा। हम एक नॉर्मल ओईएम नहीं है, हम अपने ब्रांड से प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड से बेचते हैं। हमारे एक्सक्लूसिव डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होता है, जिसपे पूरा इकोसिस्टम की सारी सपोर्ट फंक्शंस हम प्रोवाइड कराते हैं, और प्रोडक्ट को अपने सारे क्वालिटी टेस्ट और अपने सारे टेक्नोलॉजिकल टेस्ट से गुजारते हैं। उसके बाद हम अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। ओके विकास जी, आपने अभी यहाँ कहा कि आप जो सामान है वो किसी और वेंडर से लेते हैं और फिर जो है अपना जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपका क्या क्राइटेरिया रहता है वेंडर सिलेक्शन का? देखिए, मैंने बोला कि हम ओईएम नहीं है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है। इसके मायने ये है कि हमारे अपने नाम से व्हीकल को चलाने की अप्रूवल नहीं है, हम उसके मार्केटिंग पार्टनर बनते हैं। जब भी किसी ओईएम को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, एक हमारा पूरा ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है डॉक्टर साहब। उस ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस में कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं,
और वो प्रोडक्ट सेलेबल है कि नहीं है, ये तीनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं और इन तीनों एस्पेक्ट्स पे जो हमारी एक्सपर्ट टीम है वो इवैल्यूएशन करती है OEM का। एक बार जब वो इवैल्यूएशन को पास कर लेता है OEM, हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हैं उसके साथ। बहुत खूब। रवि जी, आप एक डायग्नोस्टिक लैब के फाउंडर हैं। आपने आज से करीबन शायद 10 साल पहले ये सोच बनाई कि आपको एक पैथोलॉजी लैब खोलना है विच हैज़ टू मीन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग। सो ऐसा क्या किया आपने और पैथोलॉजी लैब ही क्यों? जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि सिस्टम्स इतने इम्प्रूव नहीं थे, टेस्टिंग इस तरह प्रॉपर तरीके से नहीं होती थी, टेक्नोलॉजीज नहीं थी उस समय, मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा था और रीच नहीं थी पेशेंट तक, सुविधाएं नहीं थी कि घर से सैंपल लाना, रिपोर्ट देना और ऑनलाइन घर बैठे रिपोर्ट आना। तो वो सब मेरे बैक एंड माइंड पे चलता था कि कुछ बेटर करूँ इस इंडस्ट्री में आके मैं। सो मैंने क्या किया कि जितने भी एक अच्छी कंपनीज हैं लाइक सीमेंस हैं, बैकमैन हैं, हरिवा हैं, तोशो जापान से हैं, उनसे बात करके और उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स अपने इंस्टॉल की, तो जिसमें सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। तो आज की डेट में अगर हम सैंपल की बात करते हैं तो ब्लड सैंपल, पहले आपने देखा होगा कि लोग पेंसिलिन वायल में सैंपल लेते थे, विच इज़ नॉट अ करेक्ट मेथड, क्योंकि उसके अंदर जो वायल बनती हैं वेक्यूटर्न हैं वो सिस्टम से बनाए जाते हैं। उसके अंदर एक रेशियो होता है, कोगुलेंट एंटी कोगुलेंट होते हैं उसके अंदर, ताकि आपका ब्लड जो है प्रॉपर प्रोसेस हो सके। तो वो एक बहुत बड़ा दौर था जिसमें एक पेंसिलिन वायल से वेक्यूटर्न पे कन्वर्ट हुए। कन्वर्जन के बाद बारकोड सिस्टम आया, पहले हाथ से नाम लिखते थे, बारकोडेड, फिर बारकोड स्कैन करना, स्कैन करके रीड करना उसको, स्कैनर इंट्रोड्यूस हुए, कंप्यूटर पे आए हम लोग अपोज करते थे इन सब चीज़ों का कि हम इससे वेक्यूटर्न से सैंपल क्यों लें। अभी क्या सिरिंज से सैंपल लेके उसको डालते थे पेंसिलिन वायल्स के अंदर। तो अभी वेक्यूटर्नर निडल होल्डर का जो प्रोसेस आया तो उसमें एक तो प्रॉपर ब्लड आता है। बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा था कि ब्लड ज़्यादा आप ले रहे हो। अच्छा। क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, बट अपने टेस्ट के लिए हम ब्लड नहीं देते। जी। मशीन को अगर मुझे ब्लड नहीं मिलेगा तो टेस्टिंग कहाँ से होगी? 4 ml की ब्लड में अगर 12 ml ब्लड चाहिए तो प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो वेक्यूटर्नर में क्या हुआ कि आपने होल्डर से उसको लगाया, स्टार्ट किया, वेक्यूटर्नर एक लगाया फॉर एग्जांपल आपके बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, हार्मोन सब उसमें हो जाते हैं। देन हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जिसमें आपका CBC कंप्लीट ब्लड काउंट जानना है, दूसरा हमने उसी समय लगा दिया तो हमें निडल को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन देयर इज अ मार्क आल्सो, मार्किंग है उसके अंदर, तो मार्किंग तक ब्लड उसके अंदर जाता है तो प्रॉपर प्रोसेस मशीन में चला गया। बारकोड किया, स्कैन किया, मशीन में रखा। अभी टेक्नोलॉजीज ये आ गई हैं कि 3 मशीन एक साथ कनेक्टेड हैं, 4 मशीन एक साथ कनेक्टेड हैं। तो हमने मशीन में सैंपल रखा, वो सारे डिपार्टमेंट के सैंपल प्रोसेस करते हुए, कंप्लीट हेल्थ चेक करते हुए, और रिपोर्ट यहाँ तक हो गया है कि AI टेक्नोलॉजी के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप तक डायरेक्ट रिपोर्ट पहुँच जाती है। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अभी सुना कि आप AI का यूज़ करते हैं अपने पूरे इस प्रोसेस में, तो AI एक अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है और बुरे रिजल्ट भी दे सकता है, उसकी एफिकेसी को आप कैसे मैनेज करते हैं? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स अच्छा करता है, गलत भी कर सकता है, लेकिन देयर आर थ्रेशोल्ड्स जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें हमने थ्रेशोल्ड्स लगाए हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू एबनॉर्मल जा रही है तो वहाँ पे हमारे को अलर्ट आ जाता है, हाई अलर्ट आता है, कलर चेंज हो जाते हैं वहाँ पर, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो रिपोर्ट्स जनरेट नहीं होती है, वो उसको फिर मैनुअल चेक करते हैं कि मशीन की जो वैल्यू आई है वो एग्जैक्टली वही है जो AI ने ट्रांसफ़र की है। सो अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि AI के थ्रू ऐसा कुछ फेलियर हो कि मशीन की रिपोर्ट कुछ और आए, चली कुछ और गई है। बट हाँ, मैनुअल गलतियाँ होती थी कि किसी पेशेंट की रिपोर्ट सपोज 7.8 है तो 17.8 हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, तो इसमें टाइपिंग एरर भी नहीं है AI के थ्रू। सो दिस इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ वेरी यूजफुल ऑल्सो। विकास जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी रवि जी ने समझाया, तो इनका तो काफ़ी काम टेक्निकल होता चला जा रहा है लगातार। EV ऑलरेडी एक टेक्निकल फील्ड से उत्पन्न एक चीज़ है, तो एक आपकी बैकग्राउंड रही CA की, तो कितनी डिफ़िकल्टी हुई आपको अडाप्ट करने के लिए टेक्निकल दुनिया को, टेक्निकल जो आपकी
जितनी भी एडवांसमेंट्स हुई उनको कितनी डिफ़िकल्टी रही आपको समझने के लिए? सर इनिशियली तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरी वो बैकग्राउंड नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी को जितना करीबी एक साइंस पढ़ा हुआ या टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ इंसान समझ सकता है, मैं उतना करीबी नहीं समझ पाता था। लेकिन धीरे धीरे इच्छा शक्ति एक बड़ी चीज़ है, मेरे में इच्छा थी कि मैं जानूँ। आज बहुत सारे मंच ऐसे हैं जहाँ पे मैं बुलाया जाता हूँ, टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो वो सारा खेल इच्छा का है। मैंने जानना चाहा तो मेरे को सब पता चला, और जैसे जैसे मैं उसके अंदर ज़्यादा जानकारी मैंने हासिल की। ईवी को तो वैसे भी कनेक्टेड व्हीकल बोला जाता है। उसका मतलब है कि वो आपके साथ हर समय जुड़ा हुआ है, आपके मोबाइल से पूरी पेयरिंग हो जाती है। आप अपने मोबाइल से यहीं बैठे बैठे 10 मीटर 20 मीटर दूर खड़े ईवी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसके सारे रीडिंग्स ले सकते हैं, उसकी बैटरी कैसे फंक्शन कर रही है ये ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका ईवी कोई दूसरा चोरी कर लेता है तो भी आप अपने मोबाइल से उसे बंद कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं वो कहाँ पे है, इस समय पे क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और डेफिनेटली रवि जी, विकास जी का ये सोच जो है ना वो इस वजह से भी है क्योंकि इनको जब कस्टमर के चेहरे पे एक स्माइल दिखती है, डेफिनेटली वो उनका एक सबसे बड़ा थ्रिल पॉइंट होता होगा, आई एम श्योर। बट जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ रवि जी, आपने भी इस इंडस्ट्री को, बल्कि इस प्रोफेशन को आपने इसलिए अपनाया क्योंकि आपको शायद सेटिस्फैक्शन नहीं थी डायग्नोस्टिक लैब्स से, जो आपने शुरुआत में जब आप इस लाइन में नहीं थे तो जिनसे आपने भी अपनी डायग्नोस्टिक करवाई तो आप सेटिस्फाइड नहीं थे उनसे। आज आपको क्या लगता है कि आप क्या वो गैप को फिल कर पा रहे हैं? जब ये सीआरएल के अंदर मैंने वो बहुत कुछ किया ऐसा जो मार्केट में देखा कि जिसकी ज़रूरत है वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं या उस लेवल पे काम नहीं हो रहा है। तो अगर आज आप सीआरएल में देखेंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरी, वो सारा है जिसकी लोगों को ज़रूरत थी, वास्तविक में ज़रूरत थी, ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल पाए जी। और आज की डेट में क्या, पहले भी क्या, जो हमारा ट्रीटमेंट है वो डायग्नोस के ऊपर है। अगर डायग्नोस हो गया तो आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाएगा, डायग्नोस नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट घूमता रहता है। तो सर जैसे अभी तो खैर अब टेक्नोलॉजी आ गई, एआई का इंट्रोडक्शन भी हो गया इस फील्ड के अंदर। कुछ समय पहले अगर चलें हम लोग तो पहले की फंक्शनिंग और आज की फंक्शनिंग के अंदर ऐसा क्या है कि एक ट्रस्ट फैक्टर हम बढ़ा पा रहे हैं लोगों का डायग्नोस्टिक्स के ऊपर? ट्रस्ट फैक्टर ये है कि जैसे कोविड ने सबको बहुत कुछ शिक्षा दी है जी। पहले लोग अवेयर नहीं थे, हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं थे। कोविड ने वो समय दिखाया है कि कभी लाइफ में नहीं आया वो टाइम, पैसा एक तरफ, हेल्थ एक तरफ। हम लोग अपने आप को चेक नहीं करते हैं। आज अगर मैं या आप गाड़ी लेते हैं तो पहली सर्विस होनी बहुत ज़रूरी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई एम श्योर कपूर साहब कि आपने भी साल में रूटीन चेकअप नहीं किया होगा कि जो भगवान ने इतना सुंदर शरीर आपको दिया है इसके अंदर की रीडिंग क्या है। जी 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 जी, उसको जानना बहुत ज़रूरी है जी। तो उसको जानने के लिए अभी पब्लिक में अवेयरनेस आई, लोग हेल्थ चेकअप कराने लग गए हैं। और हेल्थ चेकअप कराने के बाद अगर उसमें कुछ फाइंडिंग मिलती है, पहले एक लोगों का बड़ा मानना था कि कुछ निकलेगा तो क्या होगा, अभी निकलेगा तो कम से कम प्रिकॉशंस लेके भी ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो प्रिकॉशंस लेके ही ठीक हो गए, चाहे वो मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड सर्किल में, जिनको हंसी मजाक में बोला भाई पैसे मत दो, टेस्ट करा लो, तो वहाँ पे फाइंडिंग्स मिली। किसी का लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, किसी का थायराइड लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, किसी के एचबी लेवल बहुत कम है, तो वो वैसे ही डाइट से ही ठीक हुए। वंडरफुल। इनफैक्ट डॉक्टर साहब आज क्या बड़ा इत्तेफाक है, देखिए एक तरफ हमारे साथ बैठे हैं एक मैन मेड मशीन के निर्माता, और मतलब ये कि उसके अंदर की खामियों को ये अच्छे से बखूबी पहचानते हैं, और एक भगवान की बनाई मशीन को अच्छे से पहचानते हैं, उनकी अंदर की खामियों को अच्छे से पहचानते हैं। और ये भी बड़ा इत्तेफाक है कि आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर नवीन धाम की शेप में, जो ऐसी कोई तकलीफ़ें अगर निकल जाएँ तो ख़ास तौर पे विकास जी आपके लिए कि मशीन के अंदर कोई खराबी निकल जाए या टेक्नोलॉजी कहीं ऐसी एडवर्स इफेक्ट करनी शुरू हो जाए तो डॉक्टर साहब की टीम उसको एरेडिकेट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। यहाँ से थोड़ा सा मैं आपसे और डिटेल में समझना चाहूँगा, आप दोनों ने ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने बिजनेस को ग्रोथ दी है, काफ़ी ऊंचाई तक पहुँचाया है।
विकास जी, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि आपने एक वाईफाई सिस्टम डाल दिया, या फिर जो जैसे हम लोग कारों के अंदर फ़ोन सुन लेते हैं, या फिर जीपीएस सिस्टम से हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि कहाँ गाड़ी है हमारी, ऐसे आपने टू व्हीलर्स के अंदर भी डाल दी टेक्नोलॉजी। पर जब बिगड़ता है ये सिनेरियो, तो फिर सर ये सारी सहूलतें भी एक मुसीबत सी लगने लग जाती हैं। सो मैं डॉक्टर साहब से ये समझना चाहूँगा कि जब विकास जी ने ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करी होंगी सर, आई एम श्योर इन्होंने तो पूरा ध्यान रखते हुए हर चीज़ को इम्प्लीमेंट किया पूरे बखूबी, बिकॉज संपूर्ण ऐसे ही बड़ा नाम नहीं बन गया है। पर आपकी समझ से सर, एज एन एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं? देखिए, जब भी ऐसी टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जब इसको हम लेके आ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो पहले तो जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो रिनोन मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि आप किसी से भी उठा के ये टेक्नोलॉजी ले आए जो कि प्रॉपरली उसको टेस्ट भी नहीं कर रहा, बैचिंग जो है उसकी प्रॉपर नहीं है। जैसे कि अगर आपने उस वेंडर से ले लिया, ये टेक्नोलॉजी ली, उसके बाद उसका आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज में नए नए लूपहोल्स आते रहते हैं और हैकर्स उसी की ताक में हमेशा रहते हैं। तो हैकर्स यही देखते रहते हैं कि उसमें कहाँ पर हम कमी ढूंढे और वहां पर हम उसको जो है अटैक करके उसमें घुस के उसका कंट्रोल ले लें। जैसे कि इनका एक कंट्रोल सेंटर भी होगा, उस कंट्रोल सेंटर का अगर हैकर कंट्रोल ले लेता है तो वो सारे ईवीज पे उसका कंट्रोल आ जाता है। तो वो जब ये सब डिजाइन कर रहे होते हैं, ये पूरा जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर डिजाइन हो रहा था, उस वक्त हमें ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। हमें अभी से लेके बात तक, मीन्स अभी जब आप ऑपरेट कर रहे हैं या किसी को आप वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं या टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट से लेके उसकी सर्विस तक आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ हमें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी है। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी, जैसे अभी हम लोगों ने एआई की जानकारी ली अभी रवि जी से, तो रवि जी हमें समझा रहे थे कि एक अब मतलब 10 मशीनों के ऊपर अभी एक ही व्यक्ति जो है उसको मैनेज करता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या लगता है कि थ्रेट्स क्या क्या हो सकती हैं इस लेवल के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, हमेशा थ्रेट कहाँ से आता है? इंटरनेट आउटसाइड वर्ल्ड जो है वहीं से थ्रेट आता है। अगर आपकी वो टेक्नोलॉजी इंटरनेट से कनेक्टेड है तो अगर जो हैकर आएगा वो इंटरनेट से आएगा और उस टेक्नोलॉजी को अटैक करेगा। तो पहले तो ये देखना जरूरी है कि अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो सिक्योर्ड है कि नहीं है। जहाँ जहाँ से इंटरनेट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो वहाँ फायरवॉल लगी हुई है, फायरवॉल प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं, वो हार्डन्ड है कि नहीं। और वहां से जब इंटरनेट अंदर आ रहा है तो क्योंकि जब जो फायरवॉल हार्डन है कि नहीं या वो हैक फ्री है कि नहीं, उसके लिए हमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टेस्टिंग करनी होती है, जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। जो अगर हम कर लें उसके बाद हमें पता लग जाता है कि हम कहाँ कहाँ से हमारे लूपहोल्स ओपन है। तो हैकर जो हैक करता है, हम पहले ही उसको हैक करके देख लेते हैं कि यहाँ से हैकर अंदर घुस सकता है और उन डोर्स को हम क्लोज कर देते हैं। फिर वो उससे क्या हुआ, हमारा इंटरनेट और आउटर वर्ल्ड जो है वो सेफ हो गया। जी जी जी, हाँ ये बिल्कुल सही है। विकास, जैसे आपने अपने ईवी व्हीकल्स को बहुत अच्छे से पैक कर रखा है टेक्नोलॉजी के साथ में, तो इसका कमांड सेंटर, जैसे डॉक्टर साहब ने ठीक पॉइंट आउट किया, तो एक कमांड सेंटर भी डेफिनेटली होता होगा जहाँ डेटा कोलेट होता है जाकर। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए आपने क्या क्या चीज़ें अपने यहाँ पर एहतियात करती हैं? राजेश जी, हमारा कमांड सेंटर नहीं रिक्वायर्ड होता है। अच्छा। उसका कारण ये कि जो हमारा जो एंड कस्टमर है वो एक इंडिविजुअल कस्टमर है, इंडिविजुअल कंज्यूमर है। वो इंडिविजुअल लेवल पे, 1-to-1 लेवल पे कनेक्टेड होता है। इंटरनेट का यूज़ है, बट वो उसका स्कूटर या उसका वाहन और उसका सिस्टम, उसका इंटरनेट, उसका मोबाइल कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की, जैसे स्विगी, जोमेटो टाइप जो
जो डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों के कमांड सेंटर्स होते हैं, बट वो उनके कंट्रोल में होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वो हमसे व्हीकल लेते हैं, व्हीकल के अंदर टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी होती है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है ये वो डिसाइड करते हैं। उनके अपने कमांड सेंटर होते हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, उस लेवल पे, नॉट एट दी संपूर्ण ईवी लेवल, बट जो ये जितने भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स हैं उनके लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका बिजनेस बेस ही वही है। गाड़ी अगर किसी ने उसके कमांड सेंटर को हैक कर लिया है तो जो उसके साथ 400-500 डिलीवरी बॉयज़ अटैच्ड हैं वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे और उनको पता नहीं चलेगा कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से सामान उठाना है, कहाँ पे डिलीवरी करनी है। तो डॉक्टर साहब ने जैसा बोला, उनको अपनी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ता है। हमारे लेवल पे, संपूर्ण ईवी के लेवल पे वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट अल्टीमेटली द बेस टेक्नोलॉजी इज़ प्रोवाइडेड बाय अस। तो हमारी बेस टेक्नोलॉजी इतनी रोबस्ट होनी चाहिए कि वो अगर कोई उसके ऊपर कोई ऐसा फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फर्दर कोई कंट्रोल चाहते हैं तो वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। रवि जी, जैसे विकास जी ने इतना बेहतरीन तरीके से समझाया, हमारे को टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स खूब देख ली हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और इम्प्लीमेंट भी करी अपने यहाँ पर आपने, तो इतनी सारी गैजेटरी का ध्यान रखना कितना मुश्किल या कितना आसान रहता होगा? जी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपका क्वेश्चन वैलिड है, बहुत मुश्किल है और बहुत चैलेंजेस आते हैं। लाइक आज के डेट में सर्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा डेटाबेस सर्वर के ऊपर होता है। सर्वर के साथ आपने सिक्योरिटीज़ क्या लगाई हैं वो बहुत मैटर करती है। तो सीआरएल के अंदर जैसे अभी हमने सर्वर लगाया, सारा क्लाउड बेस्ड है, उसके अंदर देन अगेन फायरवॉल आपने लगाई नहीं लगाई है, फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो सीआरएल के अंदर वो सब हमने किया जी। और किस तरह आपने टीम को डिवाइड किया हुआ है और इंजीनियर्स को अलग आपने रूट दे रखे हैं, टेक्निकल को अलग से असाइन किया हुआ है सर्वर के ऊपर, अकाउंट्स को अलग से किया हुआ है। तो वो यस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, बट चैलेंजेस क्या हैं? अभी जैसे मेरा एक सर्वर उस पर अटैक हुआ एंड आई एम श्योर कि वो किसी कंप्यूटर ने उसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट आईडीज जो हैं वो हैक करने की कोशिश की। तो लेकिन अगर सिक्योरिटीज नहीं होती तो शायद वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जी। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि टेक्नोलॉजीज ने मुझे बचाया, एक्सपर्ट्स ने बचाया, डॉक्टर साहब हैं, है ना, ऐसे एक्सपर्ट्स जो हैं, सो दे आर वेरी हेल्पफुल जी। तो उन्होंने बचाया हमें, लेकिन अब ये है कि हमें एक उनके आईपी एड्रेसेस मिल गए हैं। तो मेरा डॉक्टर नवीन से भी कहना ये है कि अब जैसे उसके लिए फर्दर हम एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं जी। कि कहाँ जाएं, मतलब किसको रिपोर्ट करें ताकि उनको हम पकड़ तो पाएं। एक तो ये कि सिक्योरिटी को बचाना और एक उन लोगों को पकड़ना भी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, जी। क्योंकि एक बार उनको पकड़ के लाके सामने अगर हम पेश करते हैं तो कम से कम बाकी लोगों को थोड़ा डर तो बने। जी जरूर। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा रवि जी, एक एक्सपर्ट हमारे साथ यहीं इस सेट पे मौजूद हैं, डॉक्टर नवीन धाम। डॉक्टर साहब, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है उसके अलग अलग चैलेंजेस पोज होते जा रहे हैं और हम लोग ये देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एक तरीके से एक ऐसी कई दफ़ा ख़तरनाक मोड़ सा ले लेती है जिसमें हमें आप जैसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरुआत में ही आप एज एन एक्सपर्ट क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि एक बिजनेसमैन को आज की डेट में टेक्नोलॉजी को इंसेप्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और साथ में जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो समय समय पर ऐसा क्या करते रहना चाहिए कि अपनी सेफ्टी इंश्योर होती जाए? देखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस इंसेप्ट कर रहा है तो उस वक्त सबसे पहले जो चीज ध्यान में रखनी है, जो कि मोस्टली लोग सबसे बाद में करते हैं तो वो सबसे पहली जो चीज है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एज पर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो जब आप किसी टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे जो थ्रेट्स हैं वो भी साथ ही लेकर आ रहे हैं, राइट। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जैसे कि आईएसओ 27001,
जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है, राइट। तो अगर वो आप साथ में ही उसको इंसेप्ट कर देते हैं, इससे पहले कि आप कोई टेक्नोलॉजी लेकर आए, आप अगर ये स्टैंडर्ड पहले से ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंसेप्ट कर देते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि जब आप उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड आपको उसके थ्रेट से बचा लेगा। तो जैसे कि आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि समय समय पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम ये इंश्योर करें कि ये टेक्नोलॉजी हमें आने वाले टाइम में या समय समय पर थ्रेट्स पोज ना करे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि रेगुलर ऑडिट्स जो होते हैं, जो आपने स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट किया उसके अगेंस्ट रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए। दूसरा, आपके एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसकी टेस्टिंग समय समय पर होनी चाहिए कि कोई हैकर उसको हैक ना कर पाए। इसके लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग जो होती है वो रेगुलर टाइम पे होती रहनी चाहिए, ताकि इससे हमें ये रहेगा कि जो भी आपकी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो थ्रेट फ्री है, राइट। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि अभी एसओपीज, अभी हमने सारी एसओपीज सीआरएल के अंदर डिज़ाइन की हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एंड दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पीपल, दे आर हैविंग मतलब 20-30-35 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है। उसके बावजूद अगर कोई हैक करने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल मेरी आईडी किसी ने हैक करने की कोशिश की, मेरा पासवर्ड डालने की कोशिश की फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, मतलब कोई नाइजीरिया से, यूएस से, युगांडा से, वहाँ का मेरे को आईपी ट्रैक हो जाता है, बट वो एंटर नहीं हो पा रहा क्योंकि 10 टाइम एंटर करने के बाद वो मेरी आईडी डिसेबल हो जाती है। वो हमने सिक्योरिटीज़ लगा रखे हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई एंटर होने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको कंप्लेंट कहाँ करूँ, साइबर क्राइम में करूँ, किस जगह पे करूँ, किस मेल आईडी पे करूँ, क्या एक्शंस उसके अगेंस्ट हम लोग ले सकते हैं, अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो उस पर क्लैरिटी कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि हैकर हैक करने की कोशिश कर रहा है और आपने देख लिया कि हैक हुआ, वो 10 बार उसने डाल दिया और आपका आईडी जो है वो ब्लॉक हो गया। तो आपने इन्वेस्टिगेट, आपको जो इंसिडेंट है वो समझ आ गया कि somebody is trying to hack it। तो उस केस में आप साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है, वहाँ आप जाकर, गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट दी है उस पे आप जाकर आप सबसे पहले कंप्लेंट कर सकते हैं। और दूसरा, आप साइबर एक्सपर्ट जैसे कि साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, जो कि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर अटैक कौन से आईपी से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। वो आपको इन्वेस्टिगेट करके एग्जैक्टली जो हैकर कहाँ बैठा हुआ है, इवन वहां तक भी पहुंचा सकते हैं। तो वो आप ले सकते हैं उनकी हेल्प। और जो है आपके यहाँ जब अटैक हुआ तो सबसे पहले तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना भी जरूरी है। लोकल पुलिस को, पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करना जरूरी है, या साइबर पुलिस को? साइबर। बहुत खूब है, ये एक एडवाइस भी हमने चलते चलते डॉक्टर नवीन धाम से ले ली। डॉक्टर साहब के नंबर्स मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, यदि आपको भी कुछ सवाल उनसे करना है तो आप इन नंबर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो जाने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विकास जी आपका, आपने समय निकाला, यहाँ पर आए। रवि जी आपने बहुत समय निकाला, धन्यवाद आपके लिए भी। दोस्तों, ये एक समापन की ओर हम बढ़ चले हैं। इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगा आपसे भी एक फीडबैक कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। हमारे आप ये नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, ईमेल एड्रेसेस यहाँ दिए जा रहे हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अपने ओपिनियंस आप भेजिए, कुछ ऐसा जो आप अगले एपिसोड में हमसे समझना चाहें, सुनना चाहें, वो भी हमें लिख भेजिएगा। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आप हमें लगातार अपना प्यार भेजते जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। धन्यवाद।